हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द टेट्रापोड लिम्ब। टेट्रापोड्स में लिम्ब का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेट्रापोड्स होते हैं उसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या हम टेट्रापोड्स किसको बोलते हैं। यहाँ पर टेट्रापोड्स में यहाँ पर मैमल्स आते हैं, मैमल्स, और फिशेज आती हैं इसमें, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में 4 लिम्स पाए जाते हैं, और एम्फीबियंस में एट्सेट्रा। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापोड। अब यहाँ पर टेट्रापोड का मतलब क्या होता है कि 4 लिम्ब पाया जाना, ठीक है। तो जो टेट्रापोड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 2 पेयर्स लिम्ब पाए जाते हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो 4 लिम्ब पाए जाते हैं, 4 लिम्ब जो कि अलग अलग, इनमें मैमल्स में अलग होते हैं, फिश में अलग शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बर्ड्स में यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में, रेप्टाइल्स में अलग होते हैं। तो इस तरह से जो 4 लिम्ब होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। 4 लिम्ब पाए जाते हैं, और इसके अलावा हिंड लिम्ब जो पीछे के जो लिम्स होते हैं, पैर, जिसको हम पैर बोल सकते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो 4 लिम्ब क्या है, अपने हाथ, और हिंड लिम्ब क्या है, अपने जो दोनों पैर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हिंड लिम्ब। इसी तरह से हम फिश की बात करें तो इसमें जो आगे वाले फिन्स होंगे वो क्या होंगे, 4 लिम्ब, और जो पीछे वाले फिन्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हिंड लिम्ब। सेम इसी तरह से बर्ड्स में जो 4 लिम्ब होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो हिंड लिम्ब्स होते हैं वो उनके लेग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग शेप में हो सकते हैं। तो इनको ही हम देखेंगे कि 4 लिम्ब का डेवलपमेंट कैसे होता है इन ऑर्गेनिजम्स में, और हिंड लिम्ब का कैसे होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लिम्ब की बात करें, किसी भी लिम्ब की बात करें तो उसमें 3 टाइप्स के एक्सिस पाए जाते हैं। तो इसमें पहला है प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस, ठीक है। तो प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस, और दूसरा है यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और तीसरा एक्सिस होता है लिम्ब में डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस किस में पाए जाते हैं, किसी भी लिम्ब में पाए जाते हैं। तो प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस की हम बात करें तो इसमें प्रोक्सिमल पार्ट क्या होगा, यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर प्रोक्सिमल में क्या आएगा, स्टाइलोपोड आता है, स्टाइलोपोड। तो जो स्टाइलोपोड होता है वो बॉडी के एडजेसेंट होता है, तो एडजेसेंट टू द बॉडी, ठीक है। यानी ये वाला जो पार्ट होगा, ये लिम्ब है अपना हाथ, तो ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर बिल्कुल पास वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइलोपोड, जो कि प्रोक्सिमल पार्ट होता है लिम्ब का। और इसमें मिडिल पार्ट भी आता है। मिडिल पार्ट में क्या आता है, जूगोपोड। और फिर डिस्टल पार्ट में क्या आता है, ओटोपोड, ठीक है, ओटोपोड। इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं ओटोपोड में, कार्पल्स, फिंगर्स, और या हम कह सकते हैं टार्सल्स और टोज। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो किस में आती हैं, डिस्टल पार्ट में, जो कि जिसको हम किस नाम से बोलते हैं यहाँ पर, ओटोपोड। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम पूरे लिम्ब की स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे कि ये हमारी बॉडी वॉल हो गई, और इससे यहाँ पर ये लिम्ब निकलता है, ठीक है। और आगे जाकर ये यहाँ पर फिंगर्स
ये ह्यूमन हैंड की बात कर रहे हैं, ये पूरा अपना हैंड हो गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल यानी स्टाइलोपोड। और ये वाला पार्ट हो गया मिडिल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ज़ूगोपोड। और ये वाला पार्ट हो गया पूरा डिस्टल, डिस्टल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ओटोपोड। ठीक है, तो इस तरह से प्रोक्सिमल और डिस्टल एक्सिस की बात हो गई। अब बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो एंटीरियर एक्सिस में यहाँ पर क्या आता है, एंटीरियर में यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर आती हैं हैंड में, फिंगर्स, फिंगर्स कौन सी स्ट्रक्चर होती है लिम्ब में, एंटीरियर। और पोस्टीरियर में क्या आता है, थंब। ठीक है, तो थंब यहाँ पर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पर कौन, ये वाला पार्ट यहाँ पर एंटीरियर हो गया और थंब पोस्टीरियर। ठीक है, अब डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की बात करते हैं। तो डोर्सल में यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, डोर्सल, डोर्सल में यहाँ पर नकल्स आती हैं और वेंट्रल में यहाँ पर पाम आती है। ठीक है, हथेली। तो डोर्सल में ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, डोर्सल। और इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होता है, वेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो इसमें ये पाम होती है, हथेली। तो ये हो गई हमारी कि टेट्रापोड लिम्ब के एक्सिस के बात, जो कि हमारा जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है और फिर इसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी वो आपके अच्छे से समझ में आएगी। तो ये वाली चीज़ आपको याद करके चलनी है यहाँ पर। ठीक है, इसी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तीनों एक्सिस से। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगी उनमें ये जो तीनों एक्सिस हैं वो काम आएंगे यहाँ पर, तो इनको याद करके चलना है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिम्ब फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है। तो लिम्ब फॉर्मेशन में यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होती हैं, अलग अलग स्टेप्स में ये पूरा होता है। तो पहली स्टेप है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द लिम्ब बड। तो लिम्ब बड की जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, यहाँ पर रेटिनोइक एसिड। ठीक है, तो रेटिनोइक एसिड जब बॉडी में प्रेजेंट होगा तब ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी टेट्रापोड में जो लिम्ब है उसका डेवलपमेंट होगा, उसका फॉर्मेशन होगा। इसकी एब्सेंस में यहाँ पर लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो रेटिनोइक एसिड क्या करता है, लिम्ब फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। तो कैसे इंड्यूस करता है लिम्ब फॉर्मेशन को, अपनी बॉडी में डिफरेंट हॉक्स जीन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हॉक्स जीन्स पाए जाते हैं। यह हॉक्स जीन्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी का जो प्लान होता है, कहाँ पर अपने लेग्स बनेंगे, कहाँ पर अपने हैंड बनेंगे, कहाँ पर अपना माउथ, तो पूरी बॉडी का जो प्लान है, ठीक है, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, तो वो सारी किसके द्वारा डिसाइड होती है, हॉक्स जीन्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉक्स जीन्स हैं उनका यहाँ पर योगदान किस में होता है, लिम्ब फॉर्मेशन में। तो रेटिनोइक एसिड क्या करता है, हॉक्स जीन्स को एक्टिवेट करता है, हॉक्स जीन्स यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। और ये जो हॉक्स जीन्स हैं इनके जो प्रोटीन प्रोडक्ट हैं वो किसको एक्टिवेट करेंगे, TBX जीन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो TBX जीन है वो दो टाइप्स के पाए जाते हैं, TBX5 और TBX4। तो TBX5 क्या करेगा, जो फोर लिम्ब है उसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, या डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फोर लिम्ब। ठीक है, और जो TBX4 जीन है वो किसका डेवलपमेंट करेगा, हिंड लिम्ब का, हिंड लिम्ब डेवलपमेंट। तो इस तरह से जो रेटिनोइक एसिड है वो फोर लिम्ब का और हिंड लिम्ब का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसका रेटिनोइक एसिड का एक्सपेरिमेंट भी है कि रेटिनोइक एसिड कैसे जो लिम्ब फॉर्मेशन है वो करता है।
तो यहाँ पर क्या किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, टेडपोल लिए गए, तो टेडपोल में उनकी टेल होती है, तो उस जो टेल होती है उसको काट दिया गया। अब जो कटा हुआ पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टंप, ठीक है, यानी ऐसा टेडपोल जिसमें कि टेल प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे डायग्राम से समझते हैं, ये हमारे पास पहले टेडपोल था, ये इसकी यहाँ पर टेल हो गई, ये टेल, ठीक है। तो इस टेल को क्या किया गया, काट दिया गया। तो अब यहाँ पर ये कौन सा पार्ट बचा, स्टंप। तो ये जो स्टंप है, इस स्टंप को क्या दिया गया, रेटिनोइक एसिड दिया गया। तो क्या देखा गया आगे कि जो ये स्टंप था इसमें सेवरल लेग्स डेवलप हो गए, ठीक है, सेवरल लेग्स फॉर्म हो गए, किसकी वजह से, रेटिनोइक एसिड की वजह से। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, जो कि क्या प्रूव करता है कि रेटिनोइक एसिड लिम्ब फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है, इसके बिना लिम्ब फॉर्मेशन शुरू भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब अगली स्टेप की बात करते हैं हम। अब अगली स्टेप हमारी इंडक्शन ऑफ द अर्ली लिम्ब बड। तो जो शुरुआत का जो लिम्ब बड है, ठीक है, यानी ये हल्का सा क्या होता है, जो बॉडी वॉल होती है एम्ब्रियो में, उसमें एक लिम्ब बड, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। तो वो कैसे, उसका इंडक्शन कैसे होगा यहाँ पर, तो उसको हम देखेंगे इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म और मायोटोम्स, ये दो पार्ट होते हैं किसके, मेसोडर्म के, ठीक है। यहाँ पर जो माइटोम है वो किसका पार्ट है, सोमाइट का। जो सोमाइट होती है वो मेसोडर्म का पार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, जो माइटोम्स हैं, उनसे मेसेनकाइम सेल्स माइग्रेट करती हैं और किस में जाती हैं, लिम्ब फील्ड में, यानी जहाँ पर लिम्ब का फॉर्मेशन, ऐसी जगह है जहाँ पर लिम्ब का फॉर्मेशन होना है, तो उस लिम्ब फील्ड में माइग्रेट करती हैं और वहाँ पर प्रोलिफरेट करती हैं, ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाती हैं। तो जब संख्या बढ़ाती हैं तो उससे क्या होता है, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो मेसेनकाइम सेल्स हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, अपनी संख्या बढ़ाएंगी, जिससे कि एक बड का फॉर्मेशन होगा एक्टोडर्म में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिम्ब बड। अब यहाँ पर जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, सॉरी इसको हम LPM लिख देते हैं शॉर्ट में। जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, लिम्ब के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करेगी, बोनी पार्ट का, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बोनी पार्ट ऑफ द लिम्ब के बोनी पार्ट का फॉर्मेशन करेगी, यानी बोन्स का फॉर्मेशन करेगी लिम्ब में। और जो मायोटोम्स हैं, या मायोटोम्स से जो मेसेनकाइम सेल्स माइग्रेट होती है या सिक्रीट होती है, ठीक है, निकलती हैं, वो कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करेगी, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स ऑफ द लिम्ब की जो मसल्स होंगी वो किसके द्वारा बनेगी, मायोटोम्स से जो मेसेनकाइम सेल्स निकली हैं वो किसका फॉर्मेशन करेगी, मसल्स का फॉर्मेशन करेगी लिम्ब की। अब इस पूरी प्रोसेस को हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है, सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले जो एम्ब्रियो होता है उसमें सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म पाई जाती है, उसके नीचे मेसोडर्म पाई जाती है। तो मेसोडर्म में हम दो पार्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेटरल प्लेट मेसोडर्म और मायोटोम्स। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट है वो क्या है, मायोटोम, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स से यहाँ पर मेसेनकाइम सेल्स निकलेंगी, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर में जो मेसेनकाइम सेल्स हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्ब मसल प्रीकर्सर। और ये क्या है, लिम्ब स्केलेटल प्रीकर्सर।
तो ये जो दोनों प्रिकर्सर्स होती हैं ये एक टाइप की क्या होती हैं, मीजेनकाइम, यानी मीजेनकाइम सेल्स ही होती है। ठीक है, मीजेनकाइम सेल्स ही होती है। तो ये जो लिम्ब मसल प्रिकर्सर्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करेंगी, मसल्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, बोन का। ठीक है, तो लिम्ब में बोन्स का फॉर्मेशन होगा लिम्ब स्केलेटल प्रिकर्सर से। अब यहाँ पर जो लिम्ब मसल प्रिकर्सर है वो किसके द्वारा सिक्रीट हो रहे हैं, मायोटोम से, और लिम्ब स्केलेटल प्रिकर्सर किसके द्वारा सिक्रीट हो रहे हैं, किसके द्वारा निकल रहे हैं, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म के द्वारा। ठीक है, तो ये जो मेसेनकाइम सेल्स हैं वो इनका ही पार्ट होती है, मायोटोम का और लेटरल प्लेट मेसोडर्म का। अब जो ये मेसेनकाइम सेल्स हैं वो एक फैक्टर का सिक्रीशन करती हैं। मेसेनकाइम सेल्स ये किसका सिक्रीशन करती है, FGF10 का सिक्रीशन करती है। तो ये जो FGF10 है ये यहाँ पर एक तरह का प्रोटीन है। तो ये जो फैक्टर है या प्रोटीन है वो क्या करेगा, जो एक्टोडर्म और जो मेसोडर्म है, ठीक है, एक्टोडर्म और ये वाली जो मेसोडर्म है उसके बीच में लिम्ब फॉर्मिंग इंटरेक्शन पैदा करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, इनिशिएट लिम्ब फॉर्मिंग इंटरेक्शन बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। अब इससे क्या होगा, जब एक्टोडर्म और मेसोडर्म में लिम्ब फॉर्मिंग इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, लिम्ब बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लिम्ब बड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है यहाँ पर, इंडक्शन ऑफ द अर्ली लिम्ब बड। अब इसके बाद अगली स्टेप है इंडक्शन ऑफ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज। एपिकल एक्टोडर्मल रिज का इंडक्शन कैसे होता है, तो एपिकल एक्टोडर्मल रिज के इंडक्शन के लिए क्या होता है कि जो मेसेनकाइम सेल्स होती हैं, मेसेनकाइम सेल्स वो FGF10 का सिक्रीशन करती है, FGF10 का सिक्रीशन करती है। FGF10 क्या करेगा यहाँ पर, इंड्यूस AER फॉर्मेशन। ठीक है, AER फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि जो AER होता है वो बेसिकली होता है क्या है कि जो यहाँ पर एक्टोडर्म होती है, ठीक है, जो एक्टोडर्म होती है वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उस बल्ज लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं यहाँ पर, AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। इस एपिकल एक्टोडर्मल रिज के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, मेसेनकाइम सेल्स। ये क्या है, मेसेनकाइम सेल्स, मेसेनकाइम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि AER फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं, तो अदर फैक्टर्स क्या हैं, अदर फैक्टर्स FGF2, FGF4 एंड FGF8, ये अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि AER फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। AER का फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ AER, AER कीप्स मेसेनकाइम सेल्स beneath it and prevents them from forming cartilage। तो क्या करती है यहाँ पर AER, जो AER होती है वो मेसेनकाइम सेल्स को अपने नीचे रखती है। यहाँ पर ये AER इसका किसका पार्ट होता है, एक्टोडर्म का।
AER मीजेनकाइम सेल्स को अपने नीचे रखती है और कार्टिलेज फॉर्मेशन होने से बचाती है यहाँ पर, ठीक है। यानी मीजेनकाइम सेल्स कार्टिलेज का फॉर्मेशन ना करें, तो ये काम कौन करता है यहाँ पर? AER, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडक्शन ऑफ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज। अब अगली स्टेप की बात करते हैं, जो चौथे स्टेप है स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस ऑफ द लिम्ब। लिम्ब का जो प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट होता है उसका यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कैसे होगा, कैसे यहाँ पर स्टाइलोपोड बनेगा, कैसे जुगोपोड बनेगा और कैसे ऑटोपोड का फॉर्मेशन होगा, तो वो सारी प्रोसेस हम देखते हैं इसमें। तो क्या होता है कि जब ये प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट बनता है यहाँ पर, तो उसमें होक्स जीन्स का योगदान होता है यहाँ पर, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो होक्स जीन्स क्या करते हैं यहाँ पर? स्पेसिफाई स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल एक्सिस की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं होक्स जीन्स की, कौन सा मीजेनकाइम सेल का कौन सा पार्ट स्टाइलोपोड का फॉर्मेशन करेगा और कौन सी मीजेनकाइम सेल जुगोपोड का फॉर्मेशन करेगी और कौन सी मीजेनकाइम सेल ऑटोपोड का फॉर्मेशन करेगी। तो वो सारा किसके द्वारा होता है? स्पेसिफिकेशन होक्स जीन्स के द्वारा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया दूसरा काम इसका। तो जब स्टाइलोपोड का फॉर्मेशन होता है, यानी इसको हम फेज़ 1 भी बोल सकते हैं, जब स्टाइलोपोड का फॉर्मेशन होता है, स्टाइलोपोड का आपको याद होगा प्रोक्सिमल पार्ट होता है लिम्ब का। तो स्टाइलोपोड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन कौन से होक्स जीन्स एक्सप्रेस होते हैं? होक्स D9, होक्स D10। तो जब ये एक्सप्रेस होते हैं लिम्ब में या लिम्ब बड में, तो किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर? ह्यूमेरस का, ठीक है। तो ह्यूमेरस का फॉर्मेशन होगा, यानी स्टाइलोपोड का फॉर्मेशन होगा एक तरह से। अब नेक्स्ट फेज़ है यहाँ पर जुगोपोड का फॉर्मेशन। तो जब जुगोपोड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कौन कौन से होक्स जीन्स एक्सप्रेस होंगे? ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पार्ट में यहाँ पर सबसे ऊपर किसका एक्सप्रेशन होगा? होक्स D9 का, और उसके नीचे होक्स D9 और होक्स D10 होक्स जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और जो पोस्टीरियर रीजन है वहाँ पर होक्स D9 से लेकर फिर होक्स D10, होक्स D11, होक्स D12 और होक्स D13। तो ये सारे जो जीन्स हैं होक्स जीन्स, वो कौन से रीजन में एक्सप्रेस होंगे? पोस्टीरियर रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा? रेडियस एंड अल्ना, जो बोन्स होती हैं रेडियस और अल्ना, उनका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, इन होक्स जीन्स के एक्सप्रेशन के द्वारा। या हम कह सकते हैं कि ये जो होक्स जीन्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर? जुगोपोड। जुगोपोड लिम्ब का मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट में हम क्या देखते हैं? रेडियस और अल्ना पाई जाती है, ठीक है। अब तीसरी फेज है ऑटोपोड। ऑटोपोड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन कौन से होक्स जीन्स का एक्सप्रेशन होता है? तो जो सबसे एंटीरियर पार्ट होता है, ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। तो जो सबसे एंटीरियर पार्ट होता है उसमें होक्स A13 का एक्सप्रेशन होता है और उसके जस्ट नीचे एक स्ट्रिप पाई जाती है, ठीक है। उस स्ट्रिप में कौन से जीन्स का एक्सप्रेशन होगा? होक्स A13, होक्स D13। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट की। तो पोस्टीरियर पार्ट में यानी 66% जो पार्ट होगा उस पार्ट में कौन से जीन्स का एक्सप्रेशन होगा? होक्स A12 का, होक्स A13 का, और इसके अलावा होक्स D10 से लेकर होक्स D13 तक के जो जीन्स हैं वो कौन से रीजन में एक्सप्रेस होंगे? जो पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है, उसमें एक्सप्रेस होंगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना कंटेन करता है? 66%। 66% पार्ट में ये जीन्स एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इस तरह से जो लिम्ब होता है उसके प्रोक्सिमल पार्ट का, मिडिल पार्ट का और जो डिस्टल पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर होक्स जीन्स का कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। कौन कौन से होक्स जीन्स यहाँ पर काम आते हैं उनको याद करके चलना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको
इसको आसानी से याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो कि जो होक्स डी सबसे पहले जो स्टाइलोपोड का फॉर्मेशन होता है उसमें होक्स डी जीन्स आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में अलग अलग होक्स जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। ऊपर होक्स डी जीन्स आते हैं, फिर यहाँ पर नीचे भी होक्स डी जीन्स आते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, नंबर इंक्रीज हो जाता है। और अब यहाँ पर होक्स ए जीन्स का भी एक्सप्रेशन होगा और होक्स डी जीन्स का भी एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगली स्टेप हमारी स्पेसिफिकेशन ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस और एफजीएफ सिग्नलिंग। तो लिम्ब की जो एंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनती हैं और उस समय एफजीएफ सिग्नलिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर जो मेसोडर्म से जो मेसेनकाइम सेल से रिलीज़ हुई हैं वो FGF10 प्रोटीन सीक्रेट करती हैं। ये जो FGF10 प्रोटीन है वो एक्टोडर्म से AER फॉर्मेशन को इंड्यूस करती है, ठीक है। अब यहाँ पर AER का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो AER सेल्स हैं वो FGF8 प्रोटीन को सीक्रेट करती हैं। ये जो FGF8 प्रोटीन है वो AER के नीचे जो मेसेनकाइम सेल्स पाई जाती हैं जो कि माइटोसिस कर रही होती है उन सेल्स को क्या करती है ये, यानी उनकी जो माइटोसिस है उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। प्रोग्रेस जोन की जो माइटोटिक एक्टिविटी है उसको कौन मेंटेन करता है, FGF8 प्रोटीन, जो कि किसके द्वारा सीक्रेट हो रही है यहाँ पर, AER के द्वारा। अब यहाँ पर जो FGF8 प्रोटीन है वो FGF10 के सिक्रीशन को भी इंड्यूस करती है और अगेन जो FGF10 प्रोटीन है वो AER से FGF8 प्रोटीन के सिक्रीशन को इंड्यूस करता है। तो जो FGF10 है और जो FGF8 है वो पॉजिटिव लूप के द्वारा एक दूसरे के जो सिक्रीशन है वो इंड्यूस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसी समय जो AER का जो पोस्टीरियर रीजन है उस पोस्टीरियर रीजन की जो मेसेनकाइम सेल्स हैं वो सोनिक हेजहॉग प्रोटीन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। और इस रीजन को अब हम क्या बोलेंगे, यानी जो रीजन सोनिक हेजहॉग प्रोटीन सीक्रेट कर रहा है उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ZPA। ZPA का मतलब है यहाँ पर जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी है इस रीजन को अब यहाँ पर स्पेसिफाई कौन करता है, सोनिक हेजहॉग प्रोटीन सीक्रेट करने के लिए। तो एक जीन होता है होक्स B8। ये जो जीन है वो पोस्टीरियर रीजन की जो मेसेनकाइम सेल्स हैं उन मेसेनकाइम सेल्स को ये स्पेसिफाई करता है। किसके लिए स्पेसिफाई करता है कि ये जो सेल्स हैं वो अब सोनिक हेजहॉग प्रोटीन सीक्रेट करेंगी। तो ये जो पोस्टीरियर रीजन की सेल्स हैं वो सोनिक हेजहॉग प्रोटीन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। और अब जो सोनिक हेजहॉग प्रोटीन है उसके सीक्रेशन को इंड्यूस कौन करता है, एक और जीन होता है यहाँ पर WNT7A। ये जो जीन है वो सोनिक हेजहॉग प्रोटीन का जो सीक्रेशन है उसको इंड्यूस करके चलता है। अगर ये जीन नहीं होता है WNT7A तो सोनिक हेजहॉग या तो सीक्रेट नहीं होती या फिर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल ही कम होती है यहाँ पर। तो ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है यहाँ पर। तो ये दोनों ही जीन यहाँ पर नेसेसरी हो जाते हैं ZPA की एक्टिविटी के लिए या मेसेनकाइम सेल्स जो कि सोनिक हेजहॉग प्रोटीन सीक्रेट कर रही हैं। अब जो सोनिक हेजहॉग प्रोटीन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का काम कौन करता है यहाँ पर, FGF8 प्रोटीन। अब आगे इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जो AER का प्रोलिफरेशन है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, FGF8 के द्वारा और FGF4 के द्वारा। यानी जो मेसेनकाइम सेल्स हैं यहाँ पर जो माइटोसिस कर रही हैं वो किसके द्वारा इंक्रीज होता है यहाँ पर, माइटोसिस FGF8 के द्वारा और FGF10 के द्वारा। तो AER भी यहाँ पर बढ़ती रहेगी, ठीक है, इसकी साइज़ भी यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। और सोनिक हेजहॉग प्रोटीन के जो सीक्रेशन है उसको मेंटेन कौन करता है यहाँ पर, FGF8 प्लस FGF4 जो प्रोटीन है वो सोनिक हेजहॉग प्रोटीन के सीक्रेशन को मेंटेन करती है। और जो सोनिक हेजहॉग है वो FGF4 प्रोटीन के सीक्रेशन को मेंटेन करती है या इसको इंड्यूस करती है सीक्रेशन को। तो FGF4 और जो सोनिक हेजहॉग है वो एक दूसरे के सीक्रेशन को यहाँ पर इंड्यूस करते हैं पॉजिटिव लूप के द्वारा, ठीक है।
तो अब ये जो जेड रीजन है वो किसका फॉर्मेशन करता है, लिम्ब की जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जेड किसका फॉर्मेशन करेगा, लिम्ब की जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है यहाँ पर, फिंगर्स। तो ये फॉर्मेशन ऑफ यानी फिंगर्स का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स। और इसकी जो जस्ट अपोजिट साइड है यानी पोस्टीरियर के जस्ट अपोजिट क्या है, एंटीरियर। तो एंटीरियर साइड में किसका फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन में थंब का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि जो जेड रीजन है उसको यहाँ पर एंटीरियर रीजन पे रिप्लेस कर दिया गया, तो क्या देखा गया कि जो एंटीरियर रीजन है वहाँ पर भी फिंगर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है यहाँ पर कि जो जेड है वो पोस्टीरियर रीजन का फॉर्मेशन करता है लिम्ब के, ठीक है। तो इस तरह से जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है जेड के द्वारा। और इस समय यहाँ पर एफजीएफ सिग्नलिंग होती है, तो ये दोनों ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। एफजीएफ सिग्नलिंग भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द जनरेशन ऑफ द डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का जनरेशन कैसे होता है, उनके स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा लिम्ब में। तो यहाँ पर जो WNT7A जीन है वो डोर्सल मेसेनकाइम सेल्स में एक्सप्रेस होता है लिम्ब की, और ये जो WNT7A जीन है वो LMX जीन के यानी मेसेनकाइम डोर्सल मेसेनकाइम सेल्स में LMX1 जीन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही LMX1 जीन एक्सप्रेस होता है तो उससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है यहाँ पर। तो LMX1 जीन के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो लिम्ब के डोर्सल सेल फेट को डिसाइड करते हैं। अगर यहाँ पर अगर LMX1 जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है तो हमको क्या देखने को मिलता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं बनेंगे वहाँ पर लिम्ब में, और जो लिम्ब है उसमें केवल हमको वेंट्रल साइड से ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पर जो लिम्ब है उसमें कोई भी डोर्सल साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से जो LMX1 जीन है उसका एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट होता है लिम्ब की डोर्सल साइड को बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन अमंग द 3 एक्सिस। तो 3 एक्सिस के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है यहाँ पर लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान। तो जो WNT7A जीन है वो लिम्ब के डोर्सल साइड में एक्सप्रेस होता है, और यानी डोर्सल एक्टोडर्म में एक्सप्रेस होता है। और ये जो WNT7A जीन है वो फिर किसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है यहाँ पर, सोनिक हेजहोग के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है। अब सोनिक हेज के एक्सप्रेशन को इंड्यूस और कौन करता है, FGF8 जो जीन है वो सोनिक हेज के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है। और जो सोनिक हेजहोग है वो यहाँ पर अब FGF4 के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करती है AER के पोस्टीरियर रीजन में, ठीक है। अब जो FGF4 है वो अगेन फिर SHH यानी सोनिक हेजहोग प्रोटीन के एक्सप्रेशन को अगेन इंड्यूस करेगा। तो इस तरह से जो FGF4 और सोनिक हेजहोग हैं वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो AER है एपिकल एक्टोडर्मल रिज और जो ZPA है जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, वो एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं पॉजिटिव लूप के द्वारा। ZPA सोनिक हेजहोग प्रोटीन रिलीज़ करता है, ठीक है, और जो AER है वो FGF प्रोटीन सिक्रेट करता है। तो FGF4 प्रोटीन ZPA को इंड्यूस करती है, और जो सोनिक हेजहोग प्रोटीन है वो AER को इंड्यूस करती है यहाँ पर, ठीक है। और FGF प्रोटीन का और काम क्या होता है यहाँ पर, जो FGF4 प्रोटीन है वो प्रोग्रेस जोन में मेसेनकाइम सेल्स को रिक्रूट करता है, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो यहाँ पर फिर अगर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो दूसरी का भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम डोर्सल स्ट्रक्चर को हटा दें लिम्ब में तो क्या होता है कि जो उससे पोस्टीरियर रीजन की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डोर्सल जो स्ट्रक्चर है लिम्ब की वो इम्पोर्टेंट है पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। इस तरह से जो एक्सिस हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। यानी जितना भी यहाँ पर लिम्ब डेवलपमेंट में जितने प्रोसेस है वो सभी एक दूसरे पर टिकी हुई है।
अगर उनमें से किसी भी एक की कमी होती है तो फिर दूसरे की कमी हो जाती है, दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बन पाती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होता है सभी एक्सिस के बीच में, और जो जितने भी फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जितने भी जीन्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ पर एक दूसरे की स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा जो फैक्टर है या कौन सा जीन है वो कौन से दूसरे जीन को एक्सप्रेस करता है और कौन से दूसरे जीन को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली स्टेप की, फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स एंड जॉइंट्स। तो डिजिट्स और जॉइंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है लिम्ब में। तो इसमें क्या होता है कि जब लिम्ब डेवलपमेंट होता है तो उसमें कुछ जोन का फॉर्मेशन होता है। वो जोन्स क्या होते हैं यहाँ पर, इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं। इसमें पहला है यहाँ पर एंटीरियर नेक्रोटिक जोन और पोस्टीरियर नेक्रोटिक जोन, ठीक है। और इसके बाद इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन जो कि जो डिजिट्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है, और इंटीरियर नेक्रोटिक जोन जो कि लिम्ब के अंदर की साइड पाया जाता है, ठीक है। अब इन नेक्रोटिक जोन्स में यहाँ पर होता क्या है, ये जो नेक्रोटिक जोन्स हैं यहाँ पर अपोप्टोसिस होता है, यानी सेल डेथ होती है। वो सेल डेथ यहाँ पर किसके द्वारा होती है, कुछ जीन्स होते हैं BMP2, BMP4 एंड BMP7। तो ये जो जीन्स हैं वो उनका एक्सप्रेशन होता है, और जैसे ये इन नेक्रोटिक जोन्स यानी इन नेक्रोटिक जोन्स की जो मेसेंकाइम सेल्स होगी उनमें ये जीन जब एक्सप्रेस होते हैं तो क्या होता है, उन सेल्स में अपोप्टोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उस एरिया की जो सेल्स है वो मरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही अब अपोप्टोसिस होगा तो क्या होगा, डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और जॉइंट का फॉर्मेशन भी होगा। जॉइंट के फॉर्मेशन को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो डिजिट्स का और जॉइंट का फॉर्मेशन हो जाता है सेल डेथ के द्वारा, ठीक है। तो दोनों ही ज़रूरी हैं यहाँ पर। पहले तो अपोप्टोसिस होता है और फिर बाद में जब डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है एक्यूरेट, तो फिर बाद में नोगिल प्रोटीन का भी योगदान जरूरी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो नेक्रोटिक जोन्स हैं उनका काम क्या होता है, तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर नेक्रोटिक जोन है, ठीक है, ये लिम्ब बड है यहाँ पर, और इसमें एक तो एंटीरियर नेक्रोटिक जोन है और एक पोस्टीरियर नेक्रोटिक जोन है। तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर नेक्रोटिक जोन है वो लिम्ब को उसकी शेप प्रोवाइड करते हैं कि जो लिम्ब होगा वो किस शेप का होगा। आपने देखा होगा कि टेट्रापोड्स में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लिम्ब होता है, हर लिम्ब की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। तो वो जो शेप है वो इन नेक्रोटिक जोन्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, कि किस टाइप का लिम्ब बनेगा उसके हिसाब से यहाँ पर अपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। सबका लिम्ब आपने देखा होगा अलग अलग होता ही है। अब इसके बाद है इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन। तो जो इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी डिजिट्स के बीच में कुछ रीजन पाया जाता है, मेसेंकाइम सेल्स होती हैं। तो उन मेसेंकाइम सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन। अब यहाँ पर ये जो इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन है इसमें अपोप्टोसिस होता है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर यानी डाई होने लग जाते हैं। इस पार्ट की जो सेल्स हैं वो डाई होना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि क्या होता है, ये जो पूरी सेल्स हैं वो यहाँ से हट जाएंगी और इस तरह से यहाँ पर डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन है वो डिजिट्स की शेप के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि ये हाथ है। अब ये जो डिजिट्स हैं इनके बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नेक्रोटिक जोन है, इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन है। अभी इस इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन में सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही सेल डेथ स्टार्ट होगी तो ये जो लिम्स हैं जो डिजिट्स हैं वो इस तरह से अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच की सेल्स हैं वो डाई हो गई, तो इस तरह से जो डिजिट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगला है इंटीरियर नेक्रोटिक जोन। तो इंटीरियर नेक्रोटिक जोन किसका फॉर्मेशन करता है, रेडियस और अल्ना का, ठीक है। जो रेडियस और अल्ना जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर पाया जाता है। जो लिम्ब होता है लिम्ब बड के अंदर की साइड पाया जाता है, जिससे कि जो रेडियस और अल्ना होती है उसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है लिम्ब में,
ठीक है। तो जो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, जो जॉइंट होता है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, जो बोन्स होती है उनके बीच में गैप होता है, दो बोन के बीच में आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं बोन्स इस तरह से। ठीक है, तो ये जो बोन्स है इनके बीच में गैप होता है और इन गैप्स में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज टिश्यू पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब जॉइंट का फॉर्मेशन होता है लिम्ब बड में, तो वो किसके द्वारा होता है, बीएमपी जीन्स के द्वारा। यहाँ पर बीएमपी जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन होगा। अगर इनका एक्सप्रेशन अर्ली लिम्ब बड स्टेज में होता है तो अपोप्टोसिस होता है। यही इनका एक्सप्रेशन अगर बाद की स्टेजेज में होगा तो कार्टिलेज का फॉर्मेशन होगा मेसेनकाइम सेल्स से। ठीक है, यानी जो मेसेनकाइम सेल्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन होगा और वो किसका फॉर्मेशन करेगी, फिर कार्टिलेज का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो BMP7 है वो कार्टिलेज का फॉर्मेशन प्रमोट करता है और BMP2 और जो GDF5 प्रोटीन है वो किसका फॉर्मेशन इंड्यूस करती है, जॉइंट फॉर्मेशन। ठीक है, यानी अपोप्टोसिस को ये इंड्यूस करती हैं दो प्रोटीन्स BMP2 और GDF5। अब एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, जिन माउस में GDF5 जीन में म्यूटेशन पाया गया तो उनमें क्या देखा गया कि जो लिम्ब जॉइंट था वो नहीं था। ठीक है, यानी लिम्ब जॉइंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ वहाँ पर। तो इस तरह से जो BMP जीन्स हैं और जो GDF5 प्रोटीन है वो किस में अपना योगदान देती है, जॉइंट के फॉर्मेशन। यहाँ पर अपोप्टोसिस भी होता है पूरी प्रोसेस में और कार्टिलेज का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, और जो BMP2 और GDF5 प्रोटीन है वो कार्टिलेज का फॉर्मेशन भी कर सकती है, कार्टिलेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो BMP जीन्स या प्रोटीन्स हैं वो कार्टिलेज का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और जॉइंट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है कि जो सेल है मेसेनकाइम सेल उसकी एज क्या है यहाँ पर, और जो लिम्ब बड है वो कितना पुराना है, कौन सी स्टेज में ग्रोथ कर रहा है या कौन सी स्टेज में है, वो सारा किस पर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो BMP जीन्स हैं वो अपोप्टोसिस करेंगे या कार्टिलेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट। आई होप आपको इसमें पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।